हेलो फ्रेंड, जीके पिक्स में आपका स्वागत है। आज के यह वीडियो भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थात इंडियन पॉलिटी से संबंधित है। यह वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर आधारित है, जिसमें ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो पिछले कई एग्जाम में आए हुए हैं तथा आने वाले सभी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। आज की इस वीडियो में कुल 25 प्रश्न है तथा प्रत्येक प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को भी डिस्कस किया गया है। इस प्रकार आपको एक वीडियो में कुल 70 से 80 प्रश्नों का उत्तर एक साथ मिल जाएंगे। यह प्रश्न दोनों भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी में है, अतः वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सरदार सोअंशी समिति। सरदार सोअंशी समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। इसे याद करने का तरीका बहुत ही आसान है। चलिए एक ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। भारत के साथ रूस हमेशा दोस्त के रूप में कर्तव्य निभाया है। रूस हमेशा कर्तव्य निभाया है, यहाँ से जोड़ के याद रखिए। मूल कर्तव्य का संबंध किससे है? रूस से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के क एवं भाग 4 के क में मूल कर्तव्य का वर्णन है। चलिए इसी भी एक ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। यहाँ देखिए कर्तव्य का पहला अक्षर क्या है? क है। अनुच्छेद 51 के क है, जबकि भाग 4 के क है। दोनों में क है, तो आप यहाँ से जोड़ के याद रख सकते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, तो यहाँ से ध्यान में रखिएगा। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य संविधान सभा का गठन करना था। भारत में यह योजना ब्रिटेन से मार्च 1946 में आए थे, जिसमें 3 सदस्य थे। पहला सर स्टेफर्ड क्रिप्स, जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। दूसरा लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो भारत सचिव थे। तीसरा एवी अलेक्जेंडर, जो उस समय नौसेना मंत्री थे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य संविधान सभा का गठन करना था। चलिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं जहां से प्रश्न आते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया, जबकि 26 जनवरी 1950 को देश में लागू हो गया। चूंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया, इसलिए 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस अथवा विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे। इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। इस समिति में 7 सदस्य थे। अगला प्रश्न है, कितने दिन लगातार अनुपस्थित रहने पर संसद के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 60 दिन। अगर संसद के कोई सदस्य लगातार 60 दिन अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। संसद का गठन राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर हुआ है। संसद का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 79 में है, जबकि राज्यसभा का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 80 में है एवं लोकसभा का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 81 में है। इसका एक ट्रिक है, सरल, आप याद रखिए। सरल में 3 अक्षर है। स से संसद, इसका गठन का प्रावधान 79 में है। दूसरा अक्षर र है। र से राज्यसभा, इसका गठन का प्रावधान अनुच्छेद 80 में है। अंतिम अक्षर ल है। ल से लोकसभा, इसका गठन का प्रावधान अनुच्छेद 81 में है। तीनों अनुच्छेद कंटिन्यू है। पहला 79 है, दूसरा 80 है, तीसरा 81 है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं। इसे लघु संविधान इसलिए कहते हैं क्योंकि इस संविधान के तहत कई बदलाव किए गए। यह संशोधन वर्ष 1976 में हुआ था। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। वर्तमान में जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है, यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। जब जम्मू कश्मीर राज्य था तो उसका संविधान अलग था। भारत का संविधान पूरे देश में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। इसे ध्यान में रखिए क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर का इतिहास राजतरंगिणी ग्रंथ से मिलता है। यह एक संस्कृत ग्रंथ है जिसके लेखक कल्हण थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उच्च न्यायालय के पास एक से अधिक राज्यों का अधिकार क्षेत्र है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुवाहाटी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पास एक से अधिक राज्यों का अधिकार क्षेत्र है। इसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड आते हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1 मार्च 1948 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, 12 अनुसूचियां हैं।
जिस समय संविधान का निर्माण हुआ था उस समय 8 अनुसूची एवं 14 भाग थे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। चलिए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, जबकि ध्वज का डिजाइन पिंगाली वेंकैया ने तैयार किया था। अगला प्रश्न है, भारत में लोकपाल का सृजन किसके सुझाव पर किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन डी है प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रशासनिक सुधार आयोग के सुझाव पर भारत में लोकपाल का सृजन किया गया। चलिए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष हैं। इसे केंद्र में लोकपाल के नाम से जानते हैं, जबकि राज्य में लोकायुक्त के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र भारत का प्रथम राज्य है जहां लोकायुक्त का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। चलिए इसे ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए इसे समझते हैं। अधिकार और अमेरिका दोनों का पहला अक्षर अ है, तो आप यहाँ से जोड़ के याद रखिए। मौलिक में देखिए 3 अक्षर है, एक म, दूसरा ल, तीसरा क। तो यहाँ से याद रखिए इसका वर्णन भाग 3 में है। चलिए इसे दूसरे तरीका से याद करते हैं। मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। 12 से 3 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 36 आएगा। यहाँ लगभग 36 है, अर्थात 1 कम है, 35 है। तो आप यहाँ से जोड़ के याद रखिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 22 भाग, जबकि मूल संविधान में 14 भाग थे। कहीं कहीं आपको 25 भाग लिखा हुआ दिखता है। 25 भाग नहीं है, 22 भाग है, क्योंकि कुछ भाग ऐसे हैं जिसमें उसके खंड है। जैसे 4 के का, यहाँ पे 2 भाग हो गया, एक 4 हो गया, दूसरा 4 के का हो गया। इस प्रकार 3 ऐसे भाग हैं जिसके खंड है, तो कुल 22 भाग हो गया और 3 खंड हो गए, इसलिए 22 + 3 25 लिखा हुआ दिखता है। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितने दिनों के अंदर करना अनिवार्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1 मंथ। जब आपातकाल की घोषणा की जाती है तो 1 महीना के अंदर संसद को अनुमोदन करना अनिवार्य है। चलिए आपातकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। भारत में अब तक 3 बार आपातकाल की घोषणा की गई है। 26 अक्टूबर 1962 को पहला आपातकाल की घोषणा की गई थी। 26 अक्टूबर 1962 को चीन भारत पर आक्रमण किया था। आपातकाल तभी लगाया जाता है जब राष्ट्र अथवा राज्य की सुरक्षा खतरे में हो। दूसरी बार 1971 में लगा था जब पाकिस्तान आक्रमण किया था। तीसरी बार आंतरिक अशांति के कारण 1975 में लगा था। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। आपातकाल लगाने का प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। यहाँ से ध्यान रखिए क्योंकि प्रश्न आते रहते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने किसे संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी BN राव। संविधान सभा ने BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था। BN राव अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। वह एक IAS ऑफिसर थे एवं कई भाषाओं के ज्ञाता थे। यहाँ से एक बात ध्यान रखिए, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत वर्ष 1946 में हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। चलिए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के भाग 20 में है। यह प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के भाग 4 एवं अनुच्छेद 36 से 51 में है। यह प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर, अर्थात टिल द गवर्नर्स ऑफरिंग। जब तक राज्यपाल चाहेगा तब तक ही महाधिवक्ता का कार्यकाल होगा। महाधिवक्ता का कार्यकाल निश्चित नहीं है। महाधिवक्ता का कार्यकाल संविधान में वर्णन नहीं किया गया। यह राज्यपाल की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। चलिए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। राज्य में सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है, जबकि केंद्र में सर्वोच्च विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका वर्णन अनुच्छेद 76 में है। अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी जनता में। भारत की जनता में भारत की संप्रभुता निहित है। अगला प्रश्न है, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन के बाद समाप्त कर दिया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 44वें संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन वर्ष 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को विधि का अधिकार बना दिया गया है। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे।
परंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार विधि का अधिकार है, अतः मूल अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 है। चलिए यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न को समझते हैं। 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार प्राप्त है। कई बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, इसे ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, लोकसभा के वर्तमान सदस्य 545 कब तक अपरिवर्तनीय है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी है 2026 तक लोकसभा के वर्तमान सदस्य 545 ही रहेगा। यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझिए। लोकसभा के अधिकतम संख्या 552 हो सकते हैं। चलिए इसे समझते हैं। 530 का चुनाव विभिन्न राज्यों से होता है, जबकि 20 का चुनाव का प्रावधान केंद्र शासित प्रदेश से है। परंतु वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश से 13 सदस्य को चुनाव होता है, जबकि 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। 530 विभिन्न राज्यों से चुनाव कराते हैं, 13 केंद्र शासित प्रदेश से चुनाव कराते हैं, जबकि 2 मनोनीत होते हैं। 530 प्लस 13 प्लस 2 कुल मिलाकर वर्तमान में 545 सदस्य हैं। 2026 तक 545 सदस्य रहेंगे। यह प्रावधान 84वें संविधान संशोधन द्वारा 2001 में किया गया। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को कहां लागू किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी है राजस्थान। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में लागू किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लागू किया गया था। उसके 9 दिन बाद 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को आंध्र प्रदेश में लागू किया गया, अर्थात आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य हुआ जहां पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। चलिए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिश पर 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। अगला प्रश्न है, कब तक निर्वाचन आयोग में केवल एक ही निर्वाचन आयुक्त होता था? इसका सही आंसर ऑप्शन है 15 अक्टूबर 1989। 15 अक्टूबर 1989 तक केवल एक ही निर्वाचन आयुक्त होता था। चलिए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, जबकि दूसरे आयुक्त के सुंदरम थे। निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था, इसलिए 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन ए है नागेंद्र सिंह। नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय थे। उनके अलावा दलवीर सिंह भंडारी, रघुनंदन पाठक, बी.एन. राव सभी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं। वर्तमान में दलवीर सिंह भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। चलिए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुआ था। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के कौन से राष्ट्रपति पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके थे? इसका सही आंसर ऑप्शन डी नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके थे। चलिए ऑप्शन के अनुसार समझते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब थे, जबकि दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत के तीसरे राष्ट्रपति एवं भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। वी.वी. गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी से संबंधित एक महत्वपूर्ण बिंदु को याद रखिए, वह भारत के पहले राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु को और याद रखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन ए है एस राधाकृष्णन, अर्थात सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं तथा वेंकैया नायडू ही राज्यसभा के सभापति हैं, अर्थात जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिए। यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।